बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग रिजवान। हमारा पाकिस्तान का आइन जो है हम स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमारा आज आर्टिकल 78 टू 89 होंगे। तकरीबन 11 आर्टिकल्स हैं और इसमें जो मेजरली बात होगी वो वफाकी मजमूई फ़ंड, जिसको फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या हैं, उनके ऊपर कौन सी चीज़ें चार्ज अपॉन है, फिर एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होता है और इन द एंड एक आर्टिकल है जो कि सदारती ऑर्डिनेंस यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ऊपर रखता है और उसकी क्या हैसियत है और वो क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर हम डिटेल देखेंगे आज। तो फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल आज का 78 आर्टिकल है, वो कहता है कि व्हाट इज़ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा है जी व्हाट इज़ पब्लिक अकाउंट। तो दो हैं, एक को आप कह लेंगे कि वफाकी मजमूई फ़ंड जो है वो क्या होता है और दूसरा जो सरकारी अकाउंट है वो क्या होता है, सरकारी हिसाब जो होता है वो क्या होता है। तो ये दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं। तो सबसे पहले जी ऑल रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू, ठीक है, रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, सरकारी जो वफाकी हुकूमत है वो जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा करती है, ठीक है, वो सारा का सारा आल लोन रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट, या कोई हुकूमत जो है कोई कर्जा लेती है, जिस तरह आईएमएफ से ले लिया या किसी फलां मुल्क से ले लिया, जो लोन हुकूमत लेती है या मनी उसको वापस मिलता है रीपेमेंट के तौर पे। अगर हुकूमत ने कोई किसी को लोन दिया था, वो लोन जब वापस आता है तो इन तीन चीज़ों के मजमूए को, इन तीन चीज़ों के फ़ंड के मजमूए को क्या बोलते हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो ये तो हो गया फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो इसके अंदर ये तीन चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, कि कोई जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो लोन्स हम लेंगे बाहर से, या कोई लोन पहले दिया हुआ था उसकी पेमेंट वापस आई है, तो वो सारा इकट्ठा हो जाएगी किसमें, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन क्या है, अगर कोई पैसा रिसीव हो, कौन सा पैसा, ऑल अदर मनी, इन तीन के अलावा कोई भी मनी हुकूमत करे या हुकूमत के बिहाफ पे कोई आके उसको क्या करता है, पैसे जमा कराता है या रिसीव होते हैं हुकूमत से या हुकूमत के बिहाफ पे कोई, तो उस मनी को आप कैस में डालोगे, पब्लिक अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। या कोई पैसा रिसीव हो या डिपॉजिट हो किधर, सुप्रीम कोर्ट में या फेडरेशन के अंदर, वफाक के अथॉरिटी के अंदर, अगर कोई और कोर्ट बनी हुई है उसमें, ठीक है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो इस इन दो कोर्ट्स के अंदर जो भी कोई पैसा रिसीव होगा, जुर्माने में होता है अक्सर जब फैसला हो जाता है कि 4 लाख रुपए जुर्माना या 5 लाख रुपए जुर्माना, 2 साल कैद, तो इस तरह के जो पैसे होंगे वो भी किस में आएंगे, वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आएंगे, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन के अंदर आएंगे। तो ये हमें पता लग गया कि हमारे पास, हुकूमत के पास दो तरह के पैसे हैं फेडरल हुकूमत के पास, ठीक है। एक को बोलते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और एक को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। और इसमें कौन कौन से पैसे आते हैं ये आर्टिकल 78 ने वाजे कर दिया। अच्छा, सूबों का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो डिफरेंट होता है, ये वफाक का है, ठीक है, वो जब सूबों के ऊपर आएंगे तब हम पढ़ेंगे। अब जी अगली बात हो रही है कस्टडी। कस्टडी यानी कि जो पैसा होगा वो किसके हवाले होगा, तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स, इन दोनों की कस्टडी किसके पास होगी। तो कहते हैं जी कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द पेमेंट और मनीज इन टू दैट फंड द। अच्छा, अब पेमेंट, पहला कंडीशन ये आ गई कि पेमेंट, पहली कंडीशन आ गई कि कस्टडी, के फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उसकी कस्टडी किसके पास होगी। फिर दूसरा, उसमें अगर कोई पेमेंट डालनी है, फंड के अंदर कोई चीज़ डालनी है वो, या विदड्रॉ करनी है उसमें से वो, या कस्टडी किसी दूसरे पैसों की, अब ये बात उसकी कर रहा है पब्लिक अकाउंट्स वाले की, या उसमें पेमेंट आपने डालनी है या उससे आपने क्या करनी है, विदड्रॉ करनी है। तो इस तरह के जितने भी मैटर्स कंसर्न्ड होंगे उन, या इससे रिलेटेड कोई मैटर्स कंसर्न्ड होंगे, उसके वो कैसे रेगुलेट होंगे, उसको रेगुलेट करने के लिए जो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, वो रेगुलेशंस बनाएगी, रूल्स बनाएगी, वो जो रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी और वो पास होगा असम्बली के अंदर बाय द एक्ट, जो एक कानून के तहत बनेगा, उसके मुताबिक इसकी कस्टडी
एसएलडी, उसके मुताबिक इसकी पेमेंट, इसके मुताबिक इसका विदड्रॉ, दोनों अकाउंट्स का, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का भी और पब्लिक अकाउंट का भी, दोनों का जो बताया जाएगा वो रेगुलेट होगा, वो रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे बजरिया एक्ट। और एक्ट कौन बनाएगी? मजलिस शूरा। अनटिल, जब तक मजलिस शूरा नहीं बनाती, जब तक मजलिस शूरा नहीं बनाती तब तक जो है वो प्रेसिडेंट आरजी जो है वो रूल्स बनाएगा। अब तो ये उस वक्त की बात है जब 73 में आइन बने थे, बट अब तो हुकूमत ने बना दिया है इसके ऊपर रूल। नेक्स्ट है जी एनुअल बजट स्टेटमेंट, यानी जो सालाना आपकी बजट स्टेटमेंट होती है जिसको एनुअल बजट भी कहते हैं, वो क्या है? तो फेडरल गवर्नमेंट यानी सरकारी जो हुकूमत है वो हर साल के लिए, एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए, और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? जुलाई से लेकर जून तक जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जुलाई 2023 से अब स्टार्ट हुआ तो जून 2024 तक जाएगा, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर होगा। कॉज टू बी लेड बिफोर, रखा जाएगा सामने, किसके? नेशनल असम्बली के सामने रखा जाएगा, ठीक है। याद रहेगा कि सेनेट में नहीं रखा जाता एनुअल बजट, वहाँ पर सिर्फ जो है वो रिकमेंडेशन के लिए जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात जो है वो किसकी हो रही है? नेशनल असम्बली की हो रही है। तो नेशनल असम्बली के अंदर वो रखा जाएगा एनुअल बजट स्टेटमेंट, और उसमें साथ ये बताया जाएगा कि इसमें पैसा कहाँ से आएगा और खर्च कहाँ पे होगा, यानी रिसीव कितना पैसा होगा एनुअल बजट स्टेटमेंट में बताया जाएगा, और साथ उसका खर्चा भी बताया जाएगा कि इसका एक्सपेंडिचर किधर होगा। इसको आपको होगा कि ये क्या है? एनुअल बजट स्टेटमेंट है। एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होगी कि हर साल नेशनल असम्बली के अंदर वफाकी हुकूमत जो है वो एक बजट रखेगी और उसमें वो ये बताएगी कि इसमें पूरे साल के पैसे आने कहाँ से हैं और खर्च कहाँ पे होने हैं। अब एनुअल बजट स्टेटमेंट में दो चीज़ें होंगी जो सेपरेटली आपने बतानी है, यानी ये नहीं करना कि दोनों को मिक्स कर देना, बताना है कि इसका खर्चा इतना है और ये यहाँ से है और इसका खर्चा इतना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो मजमुआ होगा, वो पैसे होंगे जो मिक्स एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अखराजात बताए हुए हैं, और चार्ज्ड अपॉन है। चार्ज्ड अपॉन यानी कि लाजमी हैं कि वो भरे जाएंगे। किधर से भरे जाएंगे? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस आइन ने चार्ज्ड अपॉन की हैं। तो वो चार्ज अपॉन वाला जो है ना वो आप अलहदा बताएंगे कि भाई ये वो अखराजात हैं जो चार्ज्ड अपॉन है, और ये वाले जो हैं ये लाजमी है आपने, और ये किस में बताए हुए हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर बने हुए हैं। दूसरे वो खर्चे होंगे, वो एक्सपेंडिचर होंगे जो प्रपोज करेगी, जो उसके अजाफी होंगे, जो उसके अलहदा होंगे। तो दूसरे वाले कौन से हो गए? प्रपोज्ड वाले। प्रपोज वाले खर्चे वो होंगे जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से तो इस्तेमाल होंगे, ठीक है, और उसमें ये बताया जाएगा कि प्रपोज्ड होंगे। प्रपोज यानी कि जिस तरह कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का के अंदर आपने पैसे डाल दिए या किसी और चीज़ के अंदर डाल दिए पैसे, तो वो जो प्रपोज्ड हैं, सैलरीज इंक्रीज़ कर दी हैं अगर सरकारी मुलाजमों की, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये प्रपोज्ड में आ जाती हैं, ठीक है। दो किस्म के हो गए, चार्ज अपॉन और प्रपोज्ड। अब चूंकि आइन ने चार्ज अपॉन बताए हुए हैं तो वो आर्टिकल 81 में बताए हुए हैं। अब चार्ज अपॉन जो बताया था कि ये खर्चे तो लाजमी होने हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, तो आर्टिकल 81 जो है वो ये बताता है कि जो खर्चे चार्ज अपॉन हैं, जो लाजमी खर्च होने हैं फेडरल कंसोलिडेटेड, वो खर्चे कौन से हैं? तो उसमें एक तो हो गया जी रेम्यूनरेशन पेएबल टू द प्रेसिडेंट, जो भी खर्चे जो तनख्वाह वगैरह है या उसकी सर्विसेज के लिए जितना भी एजाजिया है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो, और वो खर्चे जो उसके ऑफिस से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे कहाँ से भरे जाएंगे? वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से भरे जाएंगे। एंड द रेम्यूनरेशन पेएबल टू, और जो जजेस के खर्चे होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, ठीक है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका, इसी तरह जो सेनेट का चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है उसका, जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है नेशनल असम्बली का उसका, और जो पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल है उसका। तो इनके खर्चे सैलरी वगैरह भी फेडरल कंसोलिडेटेड से भरी जाएगी, ये चार्ज अपॉन है, लाजमी है। दूसरे चार्ज अपॉन के अंदर कौन से खर्चे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, यानी इंतज़ामी खर्चे जो हैं, जो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, आप कौन कौन सी चीज़ के लिए, कोई भी ऑफिसर है
या उसका कोई स्टाफ मेंबर है, स्टाफ में जो छोटे मुलाजिम आ जाते हैं वो, तो ऑफिसर्स हैं या स्टाफ है किसके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो काम कर रहे हैं, जो ऑडिटर जनरल के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन के अंदर के इदारे में काम कर रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो सेक्रेटेरिएट के अंदर काम कर रहे हैं, जो सेनेट में काम, सेक्रेटेरिएट किसके, सेनेट और नेशनल असम्बली के अंदर काम कर रहे हैं, तो इन के जो मुलाजमीन हैं उनके खर्चे भी चार्ज अपॉन है कि पूरे किए जाएंगे किससे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है। तीसरी चीज़, पहले बड़े बड़े लोगों के खर्चे हो गए, अब उनके जो मुलाजमीन हैं उनके दफातर में है या सेक्रेटेरिएट में, उनके खर्चे भी आ गए चार्ज अपॉन में। तीसरी चीज़ क्या आ जाती है चार्ज अपॉन में, कि वो कर्जा जात जो हुकूमत ने पे करने हैं या सूद की में या सिंकिंग फंड चार्जेस में या रीपेमेंट और एमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल्स में, यानी कि जो कैपिटल है उसकी कोई माफ़ी वगैरह के अंदर पैसे दे रहे हैं, या उससे कोई या अगर कोई लोन लेना है तो उसके कनेक्शन के अंदर कोई खर्चा आ रहा है, या कोई सर्विस और रिडेम्पशन है किसी भी डेब्ट को लेके, या उसकी सिक्योरिटी के लिए है, तो ये जिस तरह मतलब कर्जे लेने के लिए भी आपको समटाइम्स क्या करना पड़ता है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी देनी पड़ती है, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, तो वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा। और सबसे मेन कि जो कर्जे की अदायगी है, यानी अगर IMF से आपने कर्जा लिया तो उसके कर्जे की जो किस्तें हैं वो आपने वापस करनी है, तो वो भी कहाँ से की जाएंगी, वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से की जाएगी। नेक्स्ट जो है डी, एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अगर कोई बात कर दी है, मिसाल के तौर पे कोई बाहर की कोर्ट है, कोई फॉरेन कोर्ट है, और फॉरेन कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई पैसे जो है वो जुर्माना लगा देती है कि इतने पाकिस्तान ने पैसे भरे, तो वो पैसे कहाँ से भरे जाएंगे, वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही भरे जाएंगे। और लास्ट में तो बात ही मुका दी, कहते हैं एनी अदर सम, और कोई भी दूसरे पैसे डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, या बाय एक्ट यानी कि मजलिस शूरा कानून के तहत बता देती है कि ये जो खर्चे हैं ये भी आपने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड ही से देने हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, चार्ज अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है। तो आखिर में उसने बता दिया कि जो लॉ बन जाएगा, जो एक्ट बन जाएगा मजलिस शूरा का, और वो वाले खर्चे भी आ जाएंगे। अब वो कौन से हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं, जो 1973 से लेकर अब एक्ट बने और उनके अंदर ये लिखा हो कि ये खर्चा जो है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पूरा होगा, तो वो इसी के अंदर आ जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए थे वो 4 थे, और ई के अंदर ये कह दिया कि मजीद अगर पार्लियामेंट एक्ट बना के कोई अगर खर्चा बताती है तो वो भी चार्ज अपॉन होगा। सो अब इसका प्रोसीजर क्या है रिलेटिंग टू एनुअल बजट, एनुअल बजट का जो है अब प्रोसीजर क्या है। सो मच ऑफ द एनुअल बजट स्टेटमेंट, जो एनुअल बजट की स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेंडिचर आते हैं कौन से, चार्ज अपॉन वाले, जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं 5, ठीक है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे, किस में डिस्कस किए जाएंगे, नेशनल असम्बली के अंदर, ठीक है, कौमी असम्बली के अंदर आप उसको डिस्कस करोगे, बट शैल नॉट बी सबमिटेड, मगर उसको सबमिट नहीं किया जाएगा फॉर द वोट। यानी कि जो देखें 2 थे ना खर्चे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के, एक तो खर्चा था भाई कौन सा, चार्ज अपॉन वाला, और एक था प्रपोज वाला। तो यहाँ पे चार्ज अपॉन की ये बात हो रही है कि चार्ज अपॉन वाले तो लाजमी खर्चे हैं ना, वो तो आपने भरने ही भरने हैं, देने ही देने हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या एक्ट के जरिए पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए आप डिस्कशन कर सकते हो नेशनल असम्बली में, बट वोटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए ये नहीं करना कि हाँ भाई ये कम करना है या ज़्यादा करना है, ये वो। सो द ये पॉइंट हो गया पहला। सो मच ऑफ द एनुअल बजट स्टेटमेंट एज रिलेट टू अदर एक्सपेंडिचर शैल बी सबमिटेड, जो अदर एक्सपेंडिचर हैं, दूसरे जो एक्सपेंडिचर हैं, दूसरे जो खर्चे हैं, जो चार्ज अपॉन के अलावा खर्चे हैं, वो शैल बी सबमिटेड टू द नेशनल असम्बली इन द फॉर्म ऑफ, अब उसको पेश किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट। उसको आप किस तरह मतलब असम्बली में पेश करते हो और कहते हो कि इस ग्रांट की हमें क्या है, डिमांड है। अब इस जो बाकी खर्चे हैं ना चार्ज अपॉन के अलावा वाले, उसकी जो है वो मंजूरी जो है वो किसने करनी है, नेशनल असम्बली। और अब असम्बली के पास क्या है, पावर है कि वो उसकी मंजूरी दे दे, एसेंट दे दे, मंजूरी दे दे, और रिफ्यूज़ कर दे, या उसको क्या कर दे, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दे कि यार ये खर्चा करना नहीं है। और टू एसेंट और टू एनी डिमांड, रिफ्यूज़ कर दे मंजूर करने से, या एनी डिमांड और टू एसेंट टू एनी डिमांड सब्जेक्ट टू रिडक्शन, या फिर उसके अंदर क्या कर दे,
थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दें। यानी अगर उसने कहा है कि एनुअल बजट ने कहा कि फलां खर्चे के लिए 2 करोड़ चाहिए, तो अब असम्बली क्या कर सकती है, बाय वोटिंग क्या करेगी, या तो इसको कहेगी ठीक है दे दो, एक्सेप्ट कर लेगी, या इसको क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, या कहेगी यार 2 करोड़ की बजाय ना आप 1 करोड़ कर लें, थोड़ा सा उसको क्या कर लेगी, कम कर लेगी। सो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स जब आएंगी तो उसके ऊपर असम्बली के पास इख्तियारात हैं कि वो उसको क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, या उसको क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, या उसको रिड्यूस कर सकती है। जी, नेक्स्ट एक हमारे पास प्रोवाइजो है जिसमें ये कह रहा है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल की मुद्दत के लिए, कहाँ से, कमेंसिंग डे से, कमेंसिंग डे यानी कि आइन के लागू होने वाले दिन से लेकर अगले 10 साल तक, या उसके बीच में अगर सेकंड जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं उस दौरान तक, अगर कोई भी जो डिमांड है वो पेश की जाएगी तो वो शेल बी डीम टू बी हैव बीन असेंटेड, तो वो यूं ही तसव्वुर की जाएगी कि ऑलरेडी मंजूर हुई हुई है। यानी जब पाकिस्तान का आइन बना था उसके शुरुआत के अंदर विदाउट रिडक्शन जो है वो उसकी डिमांड्स को ऑलरेडी वो होती थी, असेंटेड होती थी। बट अगर जब दूसरी जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, जब नए असम्बली आ जाएंगी, उसके बाद जो है वो ये चीज़ नहीं होगी, फिर हर चीज़ वोट के मुताबिक चलेगी। मगर अगर ये जो डिमांड शैल बी डीम टू हैव बीन असेंटेड, ये वाली जो चीज़ है जो मतलब शुरू के 10 सालों में थी, जिसको ऑलरेडी जो मंजूर हो गई होती थी, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असम्बली। अगर तो टोटल मेंबरशिप यानी कि जो उस टाइम मेंबरशिप थे, जिस तरह अभी 342 है, तो उसका जो हाफ है उससे ज़्यादा लोग अगर कहेंगे तो तब ही जो है वो उसको अब पूरा कर सकेगा, वो वाली चीज़ जो है वो रिजेक्ट हो सकेगी या रिफ्यूज़ हो सकेगी। अच्छा जी, थर्ड क्लॉज वो कहता है कि नो डिमांड, कोई भी डिमांड फॉर अ ग्रांट, किसी भी ग्रांट के लिए, शैल बी मेड, नहीं बनाई जाएगी, एक्सेप्ट, जब तक के क्या ना हो, रिकमेंडेशन ना आ जाए, कहाँ से, वफाकी हुकूमत से। यानी कि जो पैसों के लिहाज से जितनी भी बातें हैं ना, उसमें रिकमेंडेशन फेडरल हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत जो उस टाइम हुकूमत होगी उसके ऊपर है, तो वो रिकमेंडेशन उसकी जो है वो लाजमी होती है। तो कोई भी डिमांड जो है वो फेडरल हुकूमत के रिकमेंडेशन के बगैर आप नहीं पेश कर सकते। नेक्स्ट जी आर्टिकल 83 है जो कि ऑथेंटिकेशन देता है स्केड्यूल की ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हैं उसकी ऑथेंटिकेशन की जाएगी एक जदूल के अंदर, और वो कौन करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो मंजूरी है इन चीज़ों की वो कौन कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, बाय हिज सिग्नेचर, और इसको फिर वो स्पेसिफिकली डाल दिया जाएगा जदूल के अंदर। अब किस किस को वो करेगा, सिग्नेचर करेगा, उसमें दो चीज़ें हैं। नंबर एक, जो भी ग्रांट्स बनाई गई या मंजूर होने के लिए ही बनी थी, यानी ऑलरेडी मंजूर थी या मंजूर की गई, किस में, नेशनल असम्बली के अंदर, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 82 के मुताबिक, या फिर वो तमाम सम्स जो कि चार्ज अपॉन थे फेडरल के ऊपर, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, जो थे कि भाई ये तो लाजमी है, यानी चार्ज अपॉन, और यहाँ पे ग्रांट्स में आप कह लो कि प्रपोज्ड वाले आ गए, तो इन दोनों को अलग-अलग स्पेसिफाई करके जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा अपने सिग्नेचर्स के ज़रिए, और ये इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर एक ख़ास ये बात लिखी है, बट नॉट एक्सीडिंग, मगर ये जो कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज अपॉन के खर्चे हैं ना, ये बढ़ने नहीं चाहिए। अगर बढ़ जाएंगे तो फिर ये जो है इसका जो सम है यानी इंक्रीज सम जो है वो बताया जाएगा, नेशनल असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा कि ये पहले खर्चे थे, इससे अब इतने बढ़ चुके हैं। सो अगर वो एक्सीड हो जाएं, ठीक है। अब पहला क्या है, सिग्नेचर कर दिए दोनों अलग-अलग प्रपोज्ड और चार जो अपॉन वाले दोनों अखराजात के ऊपर किसने कर दिए, वज़ीर आज़म ने, प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफाई करके कर दिया। अब उस स्केड्यूल जो अथोराइज्ड हो चुका है उसको रखा जाएगा किसके सामने, नेशनल असम्बली के सामने, और नेशनल असम्बली के ऊपर बट शैल नॉट बी ओपन, मगर उसके ऊपर ना डिस्कशन होगी ना वोटिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा काम हो चुका है पीछे। तो सिर्फ और सिर्फ उस पर क्या होगी, ऑथेंटिकेशन के लिए बस दिखाया जाएगा कि ये भाई ऑथेंटिकेट हो गया है।
एंड में ये बात कर रहा है, तीसरी बात, कि कोई भी ऐसा खर्चा जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से किया गया हो वो हमेशा जो है वो ड्यूली ऑथराइज्ड होना चाहिए, यानी कि पूरा जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के मुताबिक उसको जो होना चाहिए, और उसका जदूल में होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसको ऑथेंटिकेट भी करना है और ऑथेंटिकेट करने के बाद नेशनल असम्बली के अंदर पेश भी करना है। तो ये सारी शराइत पूरी होंगी तब भी जाकर वो खर्चे जो हैं वो किए जा सकेंगे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। नेक्स्ट जी है जी 84, और 84 के अंदर पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका बजट इनसफिशेंट हो गया है, यानी आपने कोई अमाउंट जो है वो अथोराइज की थी कि भाई ये काम, ये पर्टिकुलर ख़ास सर्विस है इसके लिए, और आपको पता लगा कि उसी साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आपके खर्चे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, यानी आपने एक काम के लिए 5 करोड़ रखे थे मगर आपको लगा कि 5 करोड़ के साथ आपको 2 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये जो चीज़ है ये सप्लीमेंट्री बजट के अंदर आएगी। या आपने जो कोई ऐसा प्रोग्राम न्यू स्टार्ट कर दिया जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है वो 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो इस मुकाम पे आपको जो बजट होगा उस बजट को बोल रहेंगे कि भाई सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्सेस बजट स्टेटमेंट। वो क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर पैसे खर्च करने किए हैं और जितने करने थे उससे ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, यानी स्पेंड कर दिए हम किसी भी सर्विस के ऊपर कुछ पैसे एक्सेस में, ज़्यादती में, तो उसके लिए भी आपको जो है वो ग्रांट मंजूर करवानी पड़ेगी और उसको आप बोलोगे ये एक्सेस बजट स्टेटमेंट है। सो ये जो बी वाला है ये एक्सेस बजट स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, जो ए वाला है ये सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। तो एक्सेस वाला क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ के ऊपर 5 करोड़ लगाने थे, मगर आप जब पैसे लगाते गए तो आपको पता लगा कि 5 करोड़ की बजाय 7 करोड़ लग चुके हैं, यानी आपको मजीद चाहिए नहीं, आपके लग चुके हैं। अब आपने उसको एडजस्ट करना है कि यार ये 2 करोड़ हमारे इसमें लग चुके हैं, तो ये जो चीज़ होगी इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस बजट स्टेटमेंट। तो अब इसको क्या किया जाएगा, तो ये फेडरल गवर्नमेंट जब देखेगी कि बजट सप्लीमेंट्री या एक्सेस ग्रांट चाहिए, तो वो उसके पास पावर है कि वो इस एक्सपेंडिचर को ऑथोराइज करेगी, और कहाँ से करेगी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। और ये चाहे ये खर्चे जो हैं ये चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी चार्ज अपॉन हो, या ना हो, यानी प्रपोज वाले हो, और फिर वो उसको लेड बिफोर पेश करेगी किसको, नेशनल असम्बली के सामने। क्या, किस सूरत में, एक सप्लीमेंट्री बजट रूप में या एक एक्सेस बजट स्टेटमेंट में, और फिर वो उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो उसी तरह उसमें बताए जाएंगे, और वही आर्टिकल 80 से लेकर 83 तक जो प्रोसीजर था, मतलब पहले पेश करना है, फिर उसको ऑथेंटिकेट करना है, फिर ऑथेंटिकेट करने के बाद दोबारा पेश करना है, फिर जदूल का हिस्सा बनना है, वो सारी की सारी जो है जो एनुअल बजट स्टेटमेंट के ऊपर बातें थी 80 से लेकर 83 तक, वो सारी की सारी बातें इसमें भी दोबारा लागू हो जाएंगी, वही सारे के सारे पॉइंट्स लागू होंगे। नेक्स्ट जी, वोट्स ऑन अकाउंट। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision relating to financial matter, the National Assembly के पास एक पावर है, क्या पावर है, कि वो दे सकती है कोई ग्रांट इन एडवांस। तो एडवांस, इसमें ये जो लफ्ज़ है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडवांस में कितने, एडवांस में 4 महीने के लिए। ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर के किसी भी एक पार्ट का जो एडवांस में जो है वो दे सकती है। ठीक है। बजट दे सकती है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक हुकूमत है, वो अगर चाहती है कि किसी महीने के किसी साल के 4 महीने या 3 महीने या 2 महीने या 1 महीने का एडवांस में बजट जो है वो पेश करना चाहती है, एडवांस में खर्चे जो हैं, ग्रांट्स जो है वो मंजूर करना चाहती है, तो नेशनल असम्बली के पास पावर है, वो ये कर सकती है, मगर 4 महीने से ज़्यादा का नहीं कर सकती। बट पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 82 फॉर द वोटिंग ऑफ सच ग्रांट एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्केड्यूल ऑथराइज्ड बाय द प्रोविजन 83 इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर। तो जो आर्टिकल 82 के अंदर जो प्रोसीजर लिखा हुआ है और जो आर्टिकल 83 के अंदर ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस चीज़ को ये है वो उस चीज़ के ऊपर वो पेंडिंग रहेगी कि वो बाद में फिर उस चीज़ की मंजूरी जो है वो कर सकती है, बाद में इस पूरे प्रोसीजर को चला के जो है वो कंप्लीट कर सकती है, तो वो पेंडिंग ही रहेगा। मगर नेशनल असम्बली के पास पावर ये है कि वो एडवांस में बगैर किसी प्रोसीजर को पेंडिंग करके 4 महीने का जो है वो पेश कर सकती है। क्या चीज़, ये
बजट 4 महीने का, 4 महीने या 4 महीने से कम का। इसी तरह पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर, अखराजात का एक्सपेंडिचर जो है वो पावर किसके पास है? व्हेन असम्बली स्टैंड डिसॉल्व, जब असम्बली जो है वो क्या है? डिसॉल्व है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉर गोइंग प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर, अगर कोई चीज़ फाइनेंशियल मैटर से रिलेट करती है और एट एनी टाइम व्हेन द नेशनल असम्बली इज डिसॉल्व, जब नेशनल असम्बली तहलील हो चुकी है। आपको पता है ना कि जितने भी जनरल इलेक्शंस होते हैं 5 साल बाद होते हैं, तो 5 साल मुद्दत पूरी कर लेती है जब, तो फिर दौरान इलेक्शन जो होती है नेशनल असम्बली में कोई भी नहीं होता, तो उस टाइम हम कहते हैं कि नेशनल असम्बली तहलील हुई हुई है, डिसॉल्व है। तो उसमें जब निगरान हुकूमत होगी, जो निगरान फेडरल गवर्नमेंट होगी, मे ऑथोराइज, वो ऑथोराइज कर सकती है क्या चीज़? अखराजात। कहाँ से? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड ही से एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अपना बताएगी। कितने के लिए? सिर्फ 4 महीने के लिए। 4 महीने से ज़्यादा का बजट वो भी नहीं दे सकती। कितने महीने का सिर्फ बजट देगी? 4 महीने का बजट दे देगी इन एनी फाइनेंशियल ईयर, पेंडिंग कंप्लीशन। और बाकी फिर वही पेंडिंग रहेगी दोबारा आर्टिकल 82 में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है और आर्टिकल 83 में जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे पेंडिंग रहेगा। तो जब वो आ जाएगी असम्बली तहलील से वापस आ जाएगी, तो तब वो उसको क्या करेगी? इसी 82 83 के ज़रिए इस एक्सपेंडिचर को जो है वो ऑथेंटिकेट करेगी और प्रोसीजर लेके चलेगी। तो निगरान हुकूमत बजट पेश कर सकती है सिर्फ 4 माह का, जब तक जो असम्बली है वो तहलील है। सेक्रेटेरिएट्स बनाए जाएंगे किसके? मजलिस शूरा के, यानी पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट में दोनों चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं? हमारे पास बोथ हाउस हैं, सेनेट है और नेशनल असम्बली है। तो नेशनल असम्बली और उसके सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट ये होता है कि उस इदारे को चलाने के लिए पीछे से जो ऑफिसर और ब्यूरोक्रेसी होती है उसको कहते हैं। तो ये सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा जो उसके मामलात को जो है वो देखेगा। किसके? नेशनल असम्बली के और सेनेट के। जो बनेंगे वो सेपरेट बनेंगे, यानी 2 सेक्रेटेरिएट बनेंगे, एक सेनेट का बनेगा और एक नेशनल असम्बली का बनेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें जो पोस्ट है वो कॉमन नहीं हो सकती। पोस्ट कॉमन हो सकती है। पोस्ट कॉमन से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पर सेक्रेटेरिएट का कोई बहुत बड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो इसमें सेक्रेटेरिएट में भी असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है। वहाँ पर अगर कोई जो है वो क्लर्क है, तो इधर भी आप क्लर्क, यानी पोस्ट कॉमन हो सकती हैं, बट सेक्रेटेरिएट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे, अलहदा होंगे, सेपरेट होंगे। अब मजलिस शूरा जो है वो ला रेगुलेट करके रिक्रूटमेंट बताएगी कि इसके अंदर जो लोग होंगे, जो सर्विस होगी, वो किस तरह अपॉइंट होंगे। इन सर्किट के सेक्रेटेरिएट का जो स्टाफ होगा वो अपॉइंट कैसे होगा, इसका जो लॉ है वो मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट बनाएगी। और जब तक नहीं बन जाता, अनटिल, जब तक मजलिस शूरा, ये एक्ट अब तो बन चुका है मगर स्टार्ट में जब आइन आया था, तो जब तक वो नहीं बन जाता तो स्पीकर और चेयरमैन के पास इख्तियारात हैं। स्पीकर के पास अपनी नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट का और चेयरमैन के पास अपने सेनेट के सेक्रेटेरिएट का ये है कि वो रूल्स बना सकता है उसके रिक्रूटमेंट के, और उसको अप्रूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कब तक? जब तक लॉ नहीं बन जाता। जब लॉ बन जाएगा तो फिर ना स्पीकर के पास इख्तियारात है, ना चेयरमैन के पास, और ना प्रेसिडेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है। जो लॉ बन गया उसके अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट होगी किसकी? जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ होगा, चाहे वो नेशनल असम्बली का हो, चाहे वो इसका हो, सेनेट का हो। और उसकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज भी बताई जाएंगी साथ, कि भाई वो सर्विस जो करेगा उसकी कंडीशंस क्या है, किन टर्म्स की बेसिस पे वो करेगा। फिर एक फाइनेंस कमेटी होगी जो अखराजात देखेगी, खर्चे देखेगी। किसके? नेशनल असम्बली के खुद अपने और सेनेट के अपने खर्चे। तो ठीक है, अब सेनेट के अपने खर्चे और नेशनल असम्बली के जो खर्चे हैं वो कहाँ से अदायगी होनी है? वो चार्ज अपॉन है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे ये बात हो रही है कि उन खर्चों को इस्तेमाल कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, जो नेशनल असम्बली के खर्चे हैं या सेनेट के खर्चे हैं। होने तो उधर से है ना, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, मगर आगे तो आगे खर्चे कैसे पूरे होंगे? तो उसके लिए ये कहा जाएगा कि एक फाइनेंस कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, क्या बनाई जाएगी? उसके लिए एक फाइनेंस कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, और वो सेनेट के लिए अलहदा होगी, जो सेनेट के पैसों को देखेगी कहाँ खर्च हो रहे हैं, और नेशनल असम्बली की अलहदा फाइनेंस कमेटी होगी जो उसको देखेगी। अच्छा जी, फाइनेंस कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर, उसमें एक स्पीकर लाजमी होगा। अगर सेनेट की बात करें तो एक चेयरमैन होगा। ठीक है, तो इसमें अब यूँ कह लें कि फाइनेंस कमेटियाँ आपके पास 2 हो गई, एक नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी होगी, एक सेनेट की होगी। तो सेनेट में एक चेयरमैन होगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा
और कुछ मेंबर्स होंगे जो बाय इलेक्शन आएंगे, वो कितने होंगे उसकी यहाँ पे तादाद नहीं लिखी। इसी तरह जो नेशनल असम्बली का होगा, फाइनेंस कमेटी होगी, उसमें स्पीकर होगा, स्पीकर के साथ एक मस्ट फाइनेंस मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर दोनों का हिस्सा होगा, इसका भी और इसका भी, और साथ इसके भी मेंबर्स होंगे जो इलेक्शंस के ज़रिए आएंगे। लास्ट में कहते हैं जी फाइनेंस कमेटी जो है वो रूल्स बनाएगी कि किन रूल्स को रेगुलेट करके जो है ये पैसे जो हैं ये खर्च होंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो वो एक्ट के ज़रिए या पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, जो फाइनेंस कमेटी बन गई है ना, यही रूल्स बनाएगी कि किन रूल्स के ज़रिए ये जो अखराजात हैं या नेशनल असम्बली के जो खर्चे हैं ये पूरे के पूरे किए जाएंगे। लास्ट जो है आर्टिकल 89, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज़ अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो लॉ बना सके, कानून बना सके, मगर वो कानून बना सकता है तो सिवाय एक तरीके से, और वो तरीका है बजरिया ऑर्डिनेंस। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है, ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है, जिस ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान के अंदर एक लॉ बन सकता है। तो ये इख्तियारात जो हैं प्रेसिडेंट के पास हैं। तो प्रेसिडेंट may accept when the Senate और National Assembly is in not session, जब सेशन में नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो पेश कर सकता है ऑर्डिनेंस, बट वो कब नहीं कर सकता, उस वक्त नहीं कर सकता जब नेशनल असम्बली या सेनेट जो है वो क्या है सेशन में, यानी उसकी हियरिंग हो रही है, वो इजलास उसका जारी है। अगर इजलास जारी है तो फिर तो ऑर्डिनेंस दे नहीं सकता। अगर इजलास दोनों बर्खास्त हो चुके हैं, अर्जेंट हैं, और सेशन में ना असम्बली नेशनल असम्बली है ना सेनेट है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो कर सकता है प्रोमोलगेट, और फ़ौरन ही वो लागू हो जाएगा। अगर उसको ज़रूरत महसूस होती है, नेसेसरी फील करता है कि यार ये अभी असम्बली है नहीं, सेनेट है नहीं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो अभी अर्जेंट बेसिस पे मुझे ये कानून जो है ये पास करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अब ऑर्डिनेंस जब आ जाता है वो किसी इस आर्टिकल के अंदर वो उसी तरह होता है, उसकी सेम वही ताकत होती है, सेम वही इफेक्ट होता है जिस तरह एक एक्ट यानी कि अप्रूव्ड लॉ होता है, मजलिस शूरा से मंजूर शुदा एक पार्लियामेंट का जो एक्ट होता है, एक लॉ होता है, उसी जैसी उसकी आदियत होती है। शैल बी सब्जेक्ट टू लाइक रिस्ट्रिक्शन, मगर उसके पास थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर आ जाती हैं, एज द पावर ऑफ मजलिस शूरा टू मेक लॉ, बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, अब जो भी ऑर्डिनेंस आएगा वो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा वो देखें। जब कोई ऑर्डिनेंस आता है और उसके बाद नेशनल असम्बली सेशन में आ जाती है, तो बिफोर द नेशनल असम्बली के सामने वो चीज़ रखी जाएगी। क्या चीज़ रखी जाएगी, अगर वो जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न है जो डील करता है मैटर स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 और आर्टिकल 73, तो आर्टिकल 73 अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि मनी बिल के रिलेटेड है, मनी बिल के यानी पैसों के रिलेटेड, फाइनेंशियल के ज़रिए, तो उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि जब भी मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, तो वो सिर्फ किस में पेश किया जाता है, वो पेश किया जाता है नेशनल असम्बली के अंदर, वो सेनेट में पेश नहीं किया जाता। तो सिमिलरली अगर कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया है जो किसके रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है मनी बिल के लिए, तो वो किधर पेश किया जाएगा, वो सिर्फ पेश किया जाएगा नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर पेश नहीं किया जाएगा। एंड स्टैंड शैल रिपील्ड, और रिपील्ड हो जाएगा अगर उसके 120 दिन पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 120 दिन है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से, ऑर्डिनेंस के लिहाज से, कि अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस दिया है तो उसके 120 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसके टाइम के ख़त्म होने से पहले ही असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो जाए और उसमें उसको डिसअप्रूव कर दिया जाए, ठीक है, उसको पास कर दिया जाए, रेजोल्यूशन पास करके उसको डिसअप्रूव कर दिया जाए कि ये जो आइन है, अब मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस दे दिया, अभी उसको सिर्फ 70 दिन हुए हैं और असम्बली नेशनल असम्बली के अंदर वो मामला आता है, तो नेशनल असम्बली के अंदर वो मामला आएगा तो नेशनल असम्बली क्या करेगी, उसको चाहे तो वो क्या कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है, वो उसको ख़त्म कर सकती है। तो दो तरीक़ों से ख़त्म हो जाएगा, या तो 120 दिन पूरे हो गए ऑटोमेटिकली तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, या फिर 120 दिन ख़त्म होने से पहले नेशनल असम्बली जो है वो वोटिंग के ज़रिए उसको क्या कर देती है, डिसअप्रूव कर देती है, तो तब भी ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा।
तीसरा यह है कि अगर नेशनल असेंबली चाहे तो वो रेजोल्यूशन के जरिए उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। सो पहला तो ये है कि 120 दिन पूरे हो गए तो ऑलरेडी वो खत्म रिजेक्ट हो जाएगा, या अभी अभी 70 दिन हुए हैं, पूरे दिन नहीं हुए और नेशनल असेंबली ने रेजोल्यूशन के जरिए उसको क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर अगर नेशनल असेंबली ये कहती है कि 120 दिन हो गए हैं तो नेशनल असेंबली क्या करती है, रेजोल्यूशन पेश करती है और रेजोल्यूशन में उसको 120 दिन एक्स्ट्रा ग्रांट कर देती है, उसको 120 दिन एक्स्ट्रा अगर वो कर देती है तो वो भी रेजोल्यूशन के जरिए कर सकती है। तो इस तरह जो ऑर्डिनेंस है उसकी मुद्दत जो है वो बढ़ सकती है 120 दिन से ज़्यादा। सो नेशनल असेंबली के पास ये है कि रेजोल्यूशन एक्सटेंशन की, उसको बढ़ाने की भी रेजोल्यूशन दे सकती है कि 120 दिन और के लिए, यानी 4 महीने और के लिए ये क्या कर दिया जाए, उसको कर दिया जाए, और फिर उसको दोबारा वही रिपील हो जाएगी अगले 120 दिन बाद या रेजोल्यूशन के बाद। यानी ये 120 दिन पूरे हो गए हैं, उसके बाद एक्सटेंड किया और फिर हुकूमत ने कहा, नेशनल असेंबली ने ये कहा कि हमें अगले दिन के जो 70 दिन हो गए हैं उसके बाद इसको डिसअप्रूव करना है, तो वो फिर अगेन डिसअप्रूव कर सकती है बाय व्हाट, बाय गिविंग द रेजोल्यूशन करके डिसअप्रूव कर सकती है। इसमें एक पॉइंट ये है कि जो एक्सटेंशन है वो बार बार नहीं दी जाएगी, जो 120 दिन हो गया फिर अगले 120 दिन बाद फिर मंजूरी दे दी नेशनल असेंबली ने, फिर 120 दिन बाद मंजूरी ना, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ मंजूरी जो है, एक्सटेंशन जो है, ये एक दफ़ा ही देनी पड़ेगी। अच्छा, अभी तक हमने जो बात की थी वो उन क्लॉज की बात की थी जो मनी बजट के रिलेटेड थे। अब यही सारी बातें जितनी भी हमने पढ़ी हैं, तो पहले हमने किसकी की थी, मनी बजट की ना, क्योंकि उसने कहा था कि जो मैटर्स रिजॉल्व किए हुए हैं क्लॉज 2 आर्टिकल 73 में वो मनी बिल वाले थे। तो मनी के रिलेटेड जो भी अगर कोई ऑर्डिनेंस पेश किया तो वो किस में पेश होना था, नेशनल असेंबली में। बट यहाँ पर अगले पॉइंट के अंदर ये बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो पेश किया जाए, जो किसके, जो मैटर से रेफर्ड करता हो, किन मैटर से, उन मैटर से जिसका पीछे जिक्र हो चुका है, यानी कि आर्टिकल 73 वाले जो मनी बिल वाले आर्टिकल हैं उसके अलावा कोई अगर आर्टिकल है तो वो सिर्फ नेशनल असेंबली में पेश नहीं किया जाएगा, वो बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज में पेश किया जा सकता है। और अगेन वही बातें, दोनों हाउसेज में पेश किया जाता है, किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। और वो एक तो वही बात कि 120 दिन बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वही बात कि उसके अगर 120 दिन से पहले एक्सपायर करना है तो उसके लिए नेशनल असेंबली को क्या करना पड़ेगा, नेशनल असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भाई इसको ख़त्म करो टाइम से पहले। या फिर अगर वो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं उस आर्टिकल को, तो 120 दिन के लिए एक्सटेंड करने के लिए दोबारा उसको एक्सटेंशन देने के लिए जो है वो क्या करेगा, इधर, इसमें याद रखिएगा जब मनी बिल की बात होगी तो सिर्फ नेशनल असेंबली होगा, जब दूसरे बिल आ जाएंगे तो ईदर हाउस होगा। तो बात सारी वही है, बस ईदर हाउस की यहाँ पर बात है। तो वो 120 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर नेशनल असेंबली को लगे कि 120 दिन के बाद एक्सटेंड करने के बाद भी वो चाहते हैं कि उससे पहले ही अब डिसअप्रूव हो जाए, तो वो रेजोल्यूशन पेश करके डिसअप्रूव कर सकती है। या फिर वो अगले जो एक्स्ट्रा 120 दिन है उसमें तो ऑलरेडी वो एक्सपायर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और वही बात कि ये जो एक्सटेंशन है, ये जो मिलेगी, ये सिर्फ एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। तो ये दो आर्टिकल्स अलहदा क्यों हैं, तो बेटा इसमें यह बात है कि एक तो आपके पास आर्टिकल है मनी बिल वाला, तो मनी बिल के अंदर भी वही सारी बातें हैं, और एक आर्टिकल मनी बिल के बाद के अलावा वाला है, अदर बिल के बारे में है। तो इसमें सिर्फ लफ्ज़ ये है कि किसी भी हाउस के अंदर ये काम हो सकता है, और इसमें यह है कि शर्त यह है कि सिर्फ जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर होगा। क्या चीज़ हो सकती है वो आपको डिटेल से बता चुकी है कि 120 दिन बाद से एक्सपायर हो जाएगा, 120 दिन से पहले एक्सपायर करना है तो डिसअप्रूव करना पड़ेगा, एक्सटेंशन देनी है तो 120 दिन की नेशनल असेंबली या सेनेट जो है वो एक्सटेंशन दे सकता है। तो बस इसमें इख्तियारात की बात है। लास्ट में यह है कि एक और तरीके से भी ये डिसअप्रूव हो सकता है, ये कि प्रेसिडेंट खुद ही जो उसने ऑर्डिनेंस पेश किया था वो उसको क्या कर दे, विदड्रॉ कर दे, वो खुद ही उसको क्या कर दे, विदड्रॉ कर दे कि भाई मैंने जो है ये ऑर्डिनेंस मैं इसको विदड्रॉ करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, तो वो उससे भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास थर्ड क्लॉज है, वो ये कहता है कि जो भी ऑर्डिनेंस आएगा वो पेश किया जाएगा नेशनल असेंबली के अंदर
अगर वो मतलब सब पैराग्राफ 1 यानी कि मनी बिल से रिलेटेड है, तो सिंपल मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि मनी बिल से अगर रिलेटेड है तो कोई भी ऐसा है तो वो पेश किया जाएगा नेशनल असम्बली में, और वो तस्वुर किया जाएगा ये ऐसा है कि जैसे किसी ने बिल पेश कर दिया है, ठीक है। तो मतलब कि प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली के अंदर तो नहीं है, मगर नेशनल असम्बली में ऑर्डिनेंस पेश करते हैं, और ऑर्डिनेंस जो भी है 120 दिन तक चले ना चले वो जो, मगर जब असम्बली आएगी तो वो जो ऑर्डिनेंस होगा वो एक बिल के तौर पर पेश हो जाएगा, और उसको ऐसे समझा जाएगा कि ये एक बिल है। और बिल को आपको पता है कि आगे फिर क्या किया जाता है, एक्ट बनाने के लिए अप्रूव किया जाता है दोनों असम्बलियों से। बट यहाँ पर नेशनल असम्बली से रिलेटेड अगर चीज़ है तो सिर्फ नेशनल असम्बली के साथ है, और ऑर्डिनेंस अगर है किसी और चीज़ के बारे में, अदर बिल के बारे में, ठीक है, मनी बिल के अलावा का अदर कोई बिल है, यानी पैसों के अलावा अदर बिल है, तो वो फिर बोथ हाउसेज में से बोथ हाउसेज के सामने रखा जाएगा, और ऐसे ही तस्वुर होगा जैसे क्या है वो बिल है। किस हाउस में, जिस हाउस में उसको पहले रख दिया, नेशनल असम्बली में पहले रख दिया तो वो नेशनल असम्बली का बिल हो जाएगा, या अगर सेनेट में पेश कर दिया तो सेनेट का बिल तस्वर किया जाएगा, और फिर दोनों असम्बलियों से पास होकर वो एक्ट बनेगा। मगर जो मनी बिल होगा उसके लिए सिर्फ शर्त क्या है कि वो नेशनल असम्बली का जो है वो बिल तस्वर किया जाएगा, क्योंकि सेनेट में तो उसकी रिकमेंडेशन आती होती है, मनी बिल की अप्रूव नहीं होता। सो अब हमारे पास रिवीजन है, जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले जी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है क्या, तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में रेवेन्यू आ जाएगा, लोन आ जाएगा, या कोई प्री पेमेंट ऑफ लोन है तो उसको आप बोलोगे ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है। और जितना भी बाकी पैसा जो है फेडरल गवर्नमेंट करे या कोई अदालतें करें तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। इसकी कस्टडी किसके पास होगी, जिस तरह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बताएगा। अच्छा जी, एनुअल बजट स्टेटमेंट में क्या होगा कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पे पैसे खर्च होंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें सेपरेट आपने शो करने हैं कि चार्ज अपॉन वाले कौन से और प्रपोज कौन से हैं। अब आ जाते हैं चार्ज अपॉन, तो चार्ज अपॉन में मेन फेडरल पर्सन जितने भी हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, सेनेट है, सेनेट का चेयरमैन है, इलेक्शन कमीशन है, जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके पैसे जो हैं वो चार्ज अपॉन है, वो उसमें से पैसे होते हैं। इनके स्टाफ के जो सेक्रेटेरिएट के जो पैसे हैं वो किसी, अगर कोई लोन पाकिस्तान ने किसी का देना है IMF वगैरह का वो, या किसी और कोर्ट ने पाकिस्तान के ऊपर कोई पेनल्टी जुर्माना लगा दिया तो उसके पैसे, या फिर कोई नया एक्ट जो बने और चार्ज अपॉन के अंदर चीज़ें आ जाएं, वो सारी की सारी इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये चार्ज अपॉन वाली बातें होगी। फिर प्रोसीजर क्या है, जो चार्ज अपॉन वाले होंगे वो सिर्फ डिस्कस होंगे, उनकी वोटिंग नहीं होगी। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होंगे प्रपोज वाले, उसकी नेशनल असम्बली जो है वो मंजूरी करेगी, और डिमांड्स जो होंगी उस वो फेडरल यानी हुकूमत के गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बगैर, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बगैर आप उसको जो है वो मंजूर नहीं कर सकते। फिर अथॉन्टिकेशन कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर अथॉन्टिकेशन करेगा, उसके बाद वो नेशनल असम्बली में पेश होगा, उसके बाद वो जदूल का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका खर्चे, आपको लगे कि आपके खर्चे जो हैं वो कम हो गए हैं, एक्सपेंडिचर आपका कम पड़ गया है, या आपको नई सर्विस के लिए और पैसा चाहिए, या आपने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो उसके लिए फिर सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट आएगा, और वो सेम प्रोसीजर के ज़रिए एनुअल बजट में प्रूफ होगा, एनुअल बजट ही की तरह सेम प्रोसीजर से प्रूव होगा, यानी कि 82 और 83 आर्टिकल दोनों लगेंगे उसके ऊपर। फिर 85 ये कहता है कि नेशनल असम्बली के पास पावर है कि वो एडवांस में 4 महीने तक का ग्रांट जो है वो मंजूर कर सकती है। इसी तरह 86 में है कि अगर असम्बली डिज़ोल्व है तो फेडरल गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत होगी उस टाइम, तो निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं कि वो 4 महीने का फेडरल बजट बना सकती है, एनुअल बजट दे सकती है। फिर ये कहा गया कि सेपरेट सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे, बट उनकी पोस्ट जो है वो कॉमन हो सकती है, मगर सेक्रेटेरिएट अलहदा होंगे, नेशनल असम्बली का सेक्रेटेरिएट अलहदा होगा, सेनेट का सेनेटर अलहदा होगा। और इसके रूल्स जो हैं वो कौन बनाएंगे, इसके रूल्स जितने भी बनाए जाएंगे, रिक्रूटमेंट्स के रूल जो हैं वो कौन बनाएगा, वो एक्ट के ज़रिए बनाएंगे, और जब तक वो एक्ट के ज़रिए नहीं बन जाते तो स्पीकर और चेयरमैन बनाएंगे, और उसको अप्रूव करेगा कौन, प्रेसिडेंट। अब तो बन चुके हैं ना। फाइनेंस कमेटी जो है वो खर्चे बताएगी, किस चीज़ के, नेशनल असम्बली के और सेनेट के, और इसको फाइनेंस कमेटी बोलेंगे, सही है। और इसका जो हेड होगा वो कौन होगा, स्पीकर होगा, चेयरमैन होगा, स्पीकर होगा या चेयरमैन होगा, और फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और जो लोग उसको वो साथ इलेक्ट कर देंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरह 3 तरह के लोगों से ये जो है फाइनेंस कमेटी बनाएगी, और ये बताएगी कि जो नेशनल असम्बली का खर्चा है और सेनेट का खर्चा वो कैसे पूरा होगा। लास्ट ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है, तो वो ऑर्डिनेंस पेश करेगा, और ऑर्डिनेंस तब भी पेश कर सकता है जब नेशनल असम्बली और सेनेट जो है वो सेशन में नहीं है, और इसकी वही हैसियत होगी जो एक लॉ की होती है, बट इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं।
वो ये है कि इसको अगर आपने लॉ बनाना है तो ये सेम प्रोसेस के ज़रिए जाएगा और ये 120 दिन के लिए सिर्फ लागू होता है। तो इसको नेशनल असम्बली चाहे तो डिसअप्रूव भी कर सकती है या एक्सटेंड भी कर सकती है अगर वो मनी रिलेटेड है, और अगर वो मनी के बगैर है, मनी बिल के अलावा कोई बिल है, तो बोथ हाउस उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं और डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंड मतलब कि 120 दिन के लिए मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो ये थी इन आर्टिकल्स की सारी रिवीजन। तो नेक्स्ट क्लास जो है आपको मिलेगी यहाँ पर, और कंप्लीट लेक्चर मिलेगा आपको यहाँ पर। तमाम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।